आज सुबह की बड़ी खबर, संसद में गतिरोध खत्म हो चुका है। आज पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की जाएगी। संसद में पिछले हफ्ते से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की। विपक्ष चर्चा से पहले अमित शाह का बयान चाहता था, लेकिन ये सहमति बनी कि शाह चर्चा के दौरान अपनी बात रखेंगे। चर्चा के लिए शुरुआत में 6 घंटे का वक्त रखा गया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि अगर हाउस का सेंस रहा तो ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब यह संभावना है कि आज चर्चा की शुरुआत हो सकती है। हालांकि आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी होगी और इस बैठक में चर्चा को लेकर आखिरी फैसला होगा। तो आज संसद में गतिरोध टूटने के बाद पेपर लीक कानून के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है और पेपर लीक को रोकने के लिए जो बिल लाया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की जाएगी। संसद में पिछले हफ्ते से चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की थी, जिसके बाद यह सहमति बनी है कि आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होने जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। संसद में आज पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ने तोड़ा गतिरोध, विपक्ष चर्चा के लिए राजी। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। विपक्ष करेगा भरपूर वार, सरकार हर जवाब के साथ तैयार। मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में आज संसद के अंदर पहली बार चर्चा होगी। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब संसद के अंदर आ गई है। आज से देश की संसद करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ एकजुट होगी। लोकसभा स्पीकर की मैराथन कोशिशों के बाद विपक्ष मान गया है। विपक्ष पेपर लीक पर चर्चा से पहले 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर हुई पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर अमित शाह के बयान देने की मांग कर रहा था। अब ये तय हुआ है कि अमित शाह पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। अमित शाह आज सदन में बोलेंगे। विपक्ष इसी शर्त पर तैयार हुआ है। कांग्रेस पहले दिन से अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। पेपर लीक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुधार के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना दी है। संसद में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के लिए बिल भी पेश कर दिया। अब गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार को अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। विरोधी दलों की मांग है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिस तरह छात्रों को निशाना बनाया, जो ज्यादतियां हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पर अमित शाह सदन में आकर बयान दें। दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है।
राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, एफआईआर डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। देखिए, हम बयान चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में कोई फर्क नहीं, उसका उदाहरण दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए, जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है, सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के लिए। इतना अपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बरती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में जहाँ युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पर जवाब दे। विपक्ष चर्चा के लिए जरूर तैयार हो गया है, लेकिन जिस तरह से वो अमित शाह पर हमलावर है, उससे ये आशंका पैदा हो रही है कि चर्चा के दौरान अमित शाह जब अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष बवाल कर सकता है। इसीलिए सरकार ने पहले ही विपक्ष के तेवर भांप लिए हैं। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। आज कांग्रेस को सदन के अंदर सरकार को घेरना है। वहीं कांग्रेस जो अब तक अमित शाह का इस्तीफा मांगने पर अड़ी थी, आज उनसे दिल्ली का पूरा बयान सुनेगी। यही विपक्ष पहले शाह के बयान पर अड़ा हुआ था। राहुल गांधी तो शाह का इस्तीफा तक मांग बैठे थे, लेकिन सरकार की तैयारी देखी तो दोबारा धर्मेंद्र प्रधान पर हमलावर हो गए। सोमवार को संसद पहुंचने पर जिस तरह एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया, वो राहुल गांधी को अखर गया। इसीलिए सोमवार देर शाम उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधान के स्वागत समारोह की आलोचना करते हुए लिखा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया गया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। यह कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। और नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद अब एक्शन का दौर जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। तो देर रात सरकार ने प्रतिनिधियों से, सीजेपी नेताओं से मुलाकात की। देर रात चली 2 से 3 घंटे की बैठक के बाद आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होंगी।
अब भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद सीजेपी ने कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सरकार सीजेपी का समझौता कितना बरकरार? हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए जब सरकार ने सीजेपी से समझौता किया था तो उस वक्त शर्त थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन अब सीजेपी दावा कर रही है कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। जबकि खबर यह है कि बिहार सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने के साथ ही उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। बिहार में कुल 24 एफआईआर दर्ज की गई है। आंदोलन के दौरान 694 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 355 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब सभी को रिहा किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान असम में कुल 5 केस दर्ज किए गए थे और 13 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब इन सभी मामलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत रद्द किया जाएगा और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हेयर स्ट्रीट और एंटाली थानों में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 5 एफआईआर प्रदर्शन के दौरान घायल मीडिया कर्मियों और पत्रकारों की शिकायत पर दर्ज हुई है। आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली में हुआ। 20 जुलाई को बवाल की शुरुआत हुई जो 24 जुलाई तक चला। इस दौरान पुलिस ने 20 जुलाई की हिंसा के मामले में कुल 15 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद ऐसे 2800 से ज्यादा लोगों की जांच कर रही है जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सोमवार को सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। करीब 3 घंटा बात हुई और सरकार ने केस वापस लेने का आश्वासन दिया है। वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। वहीं दिल्ली पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की जांच कर रही है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। इस बीच प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर हटवाने के लिए सीजेपी के लोग कपिल सिब्बल से मिले। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी छात्रों को कानूनी मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। राज्यों में मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी दिए, जिसके बाद सीजेपी ने धमकी दी है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का वादा नहीं निभाया तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है।
सीवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग के मामले में भी जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि प्रशासन ने मान लिया है कि पुलिसकर्मी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की, जिसके बाद कांस्टेबल अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। जो DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार में 22 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई थी। इसे लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने DGP से मुलाकात करके कार्रवाई न करने की अपील की। गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 26 तारीख से पहले जितने भी मुकदमे बिहार के छात्र नौजवानों पे हुए हैं उन सबको वापस लिया जा रहा है और तमाम छात्रों को रिहा किया जा रहा है। हम इस नोटिफिकेशन को भी वेलकम करते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आज बहुत प्रेशर डालने के बाद आया है। छात्रों के 30 जुलाई के कॉल के ऑलरेडी अनाउंस होने के बाद आया है, लेकिन हम वेट करेंगे ये नोटिफिकेशन फॉलो थ्रू हो, बिहार पुलिस हर एक छात्र को रिहा करे और जब तक छात्र रिहा नहीं होंगे 30 जुलाई का हमारा कॉल बिहार भर में जारी रहेगा। एक और छात्र इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां क्रेडिट लेने में जुटी हैं। आरजेडी ने दावा किया है कि उनकी चेतावनी के बाद सम्राट सरकार झुकी और ये फैसला लिया गया। हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो उनको पत्र लिखा ही था आज वापसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से, उस जांच का क्या होगा। पुलिस प्रशासन छात्रों को समझाने में लगा है। केस वापस हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मामला हर तरह से शांत हो। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक जीते हैं। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रचते हुए महिलाओं के शॉटपुट स्पर्धा में 9.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया और दूसरी ओर पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में भारत के सर्वेश कुमार ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि की। भारत के खाते में अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 10 पदक हो गए हैं। भारत फिलहाल मेडल टैली में 8वें स्थान पर बना हुआ है। बहुत खुश थे, पहले से ही पता था कि गोल्ड आएगा और आने के बाद भी खुश हैं। अंदर के फीलिंग में गोल्ड नहीं आया है, अभी दिमाग में 2-3 दिन बाद आएगा। मेडल कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अरे मैम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत परेशानी थी दुनिया से, मेरी माँ दुनिया से लड़ी है, बुलाई डॉक्टरी मेरे लिए सब कुछ स्टेप माने, मैंने बेच राज के लगाया विश्वास पे, तो मैंने अपनी माँ का सपना पूरा किया और आगे भी ऐसे ही करती हूँ। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर फ्लैश फ्लड के चलते आशंका जताई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है। 4 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। आम लोगों को, पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स को सलाह दी गई है कि वो प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। इसके अलावा आज दिल्ली NCR में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उधर असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन 6 जिलों में 4.5 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गुजरात में 4 दिनों के अंदर हो रही मूसलाधार बारिश तो रुक गई, लेकिन बाढ़ की वजह से आई मुसीबत अभी फिलहाल कम नहीं हो रही। असम में बाढ़ से भारी तबाही। गुजरात भी बारिश से पानी पानी।
जम्मू कश्मीर हिमाचल में बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और बाढ़ ने देश के कई इलाकों को बेहाल कर रखा है। असम से लेकर गुजरात तक लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेना पड़ा है। असम में जहां 6 जिले मानसूनी बारिश की वजह से आई बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं गुजरात में भी अहमदाबाद समेत करीब 10 जिलों में बारिश का कहर बरपा है। इसी तरह ओडिशा की कई जगहों में भी बारिश मुसीबत लेकर आई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम में बाढ़ के हालात में हल्का सुधार जरूर हुआ है, लेकिन 4,45,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। अब तक वहां 68 लोगों की मौत हुई है। वहां के 6 जिलों शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और कामरूप में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। चराईदेव में जहां 1,88,000 लोग प्रभावित हैं, तो शिवसागर में 1,44,000 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इन जगहों पर 90 से ज्यादा राहत शिविर और 94 राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। देखिए, स्थिति तो बहुत बुरा है। शिवसागर और चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरा सिचुएशन है और हमारे कार्यकर्ता हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का बहुत बारीकी से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे सीएम ऑलरेडी देख रहे हैं। हम लोग गांव के अंदर गए, सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत बड़े पैमाने पे सहायता मिल रहा है, लेकिन हम लोग को पानी का ज़रूरत है, तो अभी हम लोग पानी का अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद से जीव जंतु के लिए भी हम लोग बड़े पैमाने पे यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ हम लोग लेकर आए हैं जीव जंतु के लिए। अब बात करते हैं गुजरात के हालात की। बाढ़ का सबसे गंभीर असर दक्षिणी गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में देखने को मिला है। साथ ही अहमदाबाद में भी इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले वलसाड और नवसारी जिलों में ही करीब 29 लोगों की जान चली गई, जबकि 42,000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के धुलेरा में बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोट के जरिए अब तक करीब 90 लोगों को निकाला जा चुका है। था कि पितली गांव में लगभग 100 या 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करके निकालना है, ऐसे बताते हैं। अभी तक सर कितने लोगों को निकाला? अभी तक हमने 58 लोगों को निकाला है रेस्क्यू करके। अभी भी रेस्क्यू कंटिन्यू है, जारी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लोग कन्विंस करना पड़ रहा है लोगों को कि आ जाइए, बाहर निकलिए, क्योंकि वो अपने पेट्स एनिमल्स वगैरह को क्या बोलते हैं छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसी वजह से वो नहीं आना चाह रहे हैं। अभी जो गाँव में लोग बचे हैं उनमें से हम छोटे बच्चे, महिलाएं और जो एल्डरली पीपल है, वृद्ध लोग हैं, उनको प्रायोरिटी में बाहर निकालने का काम अभी चल रहा है। क्या सर सब लोग बाहर मतलब आना चाह रहे हैं कि कोई लोग बहुत सारे लोग हैं जो विलिंगली वहाँ से नहीं आना चाहते। वो उनका ये सोचना है कि वो अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे अभी रोड से जो कांटेक्ट है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनके लिए ये अच्छा है कि वो बाहर चले आए। उनको अभी कन्विंस करने के लिए हमारे मामलतदार साहब है, पुलिस की टीम है, डीवाईएसपी मैडम है और यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी है वो भी उनको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। अहमदाबाद में बारिश तो फिलहाल रुक गई है, लेकिन शहर के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर बारिश के चलते कई रेजिडेंशियल सोसाइटियों की बेसमेंट पार्किंग में पानी भरने से हजारों 4 व्हीलर और 2 व्हीलर डूब गए। यहाँ अहमदाबाद के मेहर होम्स 3 के बेसमेंट की हालत आप देखिए। शैला इलाके में स्थित अभी भी बेसमेंट में घुटनों तक पानी है और पूरा बेसमेंट जो है, सेकंड बेसमेंट है, ये पूरा भर गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो व्हीकल्स हैं, ये देखिए, ये व्हीकल्स पूरे अभी भी डूबे हुए नजर आएंगे। यहाँ आप आगे आके देखेंगे तो ये गाड़ियाँ जो हैं अभी भी यहाँ आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा देखिए ये 2 व्हीलर्स यहाँ डूबे हुए हैं। कई लोगों ने अपने व्हीकल जो है निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कई व्हीकल्स यहाँ पे डूबे हुए हैं। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित श्रीमाली। अच्छा अंकित भाई, आपकी ये जो बेसमेंट कितने दिन से डूबा हुआ है? ये 3 दिन से डूबा हुआ है सर।
निकला है। ये पूरा सीलिंग तक पानी था, वहाँ तक पानी था। तो अभी हम लोगों ने अपना फाइटर खरीदा, अपने पंप खरीदे, 1.5-2 लाख रुपए लगाया, उसके बाद में जाके जो है ये पानी यहाँ पे आया है। सड़कों और बेसमेंट में डूबने की वजह से हजारों की संख्या में कार, बाइक और स्कूटी में खराबी आ गई। उनके इंजन सीज हो गए। अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब होने की वजह से भारी नुकसान हुआ। 2 व्हीलर्स की इंजन, बैटरी और स्पार्क प्लग में पानी जाने से लोगों के सामने भारी खर्च की चुनौती है। टोइंग चार्ज भी महंगे हो गए। अहमदाबाद में बरसात का पानी तो उतर गया, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है लोगों को, खास तौर पे जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको जो नुकसान हुआ है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वालों को, वो देखना हो तो अहमदाबाद के गैरेजेस आप देखिए जो इस वक्त गाड़ियों से भरे पड़े हैं। इस गैराज में कम से कम इस वक्त 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जो ठीक होने के लिए पड़ी हुई हैं, और ज़्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम जो है वो इंजन का ही आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस गैराज में जो है करीब 20 से ज़्यादा व्हीकल भी पड़े हुए हैं यहाँ अंदर ठीक होने के लिए, और यहाँ बाहर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो बाहर भी ये गाड़ियाँ जो है वेटिंग में पड़ी हुई हैं। उधर राजधानी में भी सोमवार शाम हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन ऑफिस आवर में बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। अब दिल्ली की जंतर मंतर पर हुए छात्र के प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को संसद मार्च में हुई हिंसा की एक नई तस्वीर सामने आई है। 20 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में अलग अलग रूट्स पर बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रोटेस्ट की आड़ में उपद्रवियों की भीड़ लगातार पुलिस के जवानों को टारगेट करती हुई भी नजर आई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान सबसे पहले 12:35 पर बैरिकेड्स तोड़े गए। उसके बाद लाठी, डंडे और पुलिस पर पथराव का दौर शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक जारी रहा। अब पुलिस ने प्रोटेस्ट में हुई हिंसा के 100 अलग अलग एंगल से वीडियो फुटेज निकाले हैं, जिसमें हिंसा के सबूत साफ नजर आ रहे हैं। ये 20 तारीख की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रायसीना रोड दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए यहां पर प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। इनके हाथों में बैनर और पोस्टर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और किस संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका अंदाजा इन बैनर पोस्टर से लगाया जा सकता है। अब एक और एंगल से आप तस्वीर देखिए। संसद मार्ग थाना का है, जहां पर बैरिकेड किया गया था। पुलिस की तैनाती थी, क्योंकि इस सड़क पर जाने की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद पुलिस के साथ किस तरह से प्रदर्शनकारी भिड़ गए और उनको बैरिकेड तोड़ते हुए किस तरह से आगे बढ़े, इसकी ये तस्वीर सामने आई है। दिल्ली में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी के बाद अब प्रदर्शन की आड़ में हिंसा के एक से बढ़कर एक सबूत सामने आने लगे हैं। बीस जुलाई को संसद मार्ग पर क्या हुआ? छात्रों के प्रोटेस्ट में कैसे घुसे उपद्रवी? 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही हफ्तों से धरने पर बैठे सीजेपी के प्रोटेस्टर्स अचानक संसद कूच कर गए। इस दिन प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर धरने की इजाजत थी, संसद मार्च की नहीं। इसके बावजूद उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले देखिए संसद के बेहद नजदीक प्रेस क्लब के पीछे वाले रायसीना रोड का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बैरिकेड्स के उस पार हजारों प्रदर्शनकारी हैं, जो पुलिस घेरे को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 15 से 20 जवान बैरिकेड्स को पकड़कर भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक 12:35 पर सफेद टोपी पहना पहला प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स फांदकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल होता है, और फिर एक के बाद एक प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स कूदकर अंदर आने लगते हैं। महज 30 सेकंड में प्रोटेस्टर्स की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित रेस्ट्रिक्टेड एरिया की ओर बढ़ने लगे।
1 मिनट के अंदर यानी 12:36 पर प्रदर्शनकारी संसद की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। संसद यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रही हजारों की भीड़ ने यहां पर सुरक्षा कर्मियों को टारगेट कर पथराव किया और पुलिस वालों की पिटाई भी की। हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की, नुकीली टाइल्स के टुकड़े फेंके। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोटेस्टर्स को पत्थर और नुकीली टाइल्स कहां से मिली। इन सवालों का जवाब प्रोटेस्टर्स की भीड़ को रोकने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना से सुनिए, जो खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में तैनात हैं और उपद्रवियों के हमले के वक्त भीड़ को रोकने के लिए इनकी तैनाती की गई थी। चारों तरफ से दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। ये लाइव विजुअल दिल्ली के कनॉट पैलेस से। अंकित कसाना भी 20 जुलाई को हुए हमले में बुरी तरह घायल हैं। में बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है, हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं। भीड़ के हमले में पुलिसकर्मियों को चोट लगने के बावजूद हालात पूरी तरह ना बिगड़ना दिखाता है कि 20 और 22 जुलाई को पुलिस की लापरवाही नहीं, बल्कि ये सोच समझकर बरता गया संयम का नतीजा था, जिसका छात्र प्रोटेस्ट में शामिल उपद्रवियों की भीड़ ने गलत फायदा उठाया। रायसीना रोड की तरफ से संसद की तरफ जाने की कोशिश के बाद भीड़ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने की तरफ बैरिकेडिंग चेन को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। कनॉट प्लेस साइड से संसद मार्ग जाने का ये दूसरा रूट है। 20 जुलाई को इस सीसीटीवी फुटेज में बैरिकेड्स के पास काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बावजूद इसके भीड़ का सैलाब उमड़ता है और बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंची भीड़ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीजेपी के प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर, उसके आसपास मौजूद 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड जांच में पता चले हैं। इसके बाद यह भी पता लगा कि 989 लोगों की पहले से गंभीर अपराधों में शामिल होने की हिस्ट्री रही है, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट और NDPS के मामले शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे आरोपी भी हैं जिनके खिलाफ एक से ज्यादा कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। यानी कि ये केवल एक मामले में आरोपी रहे ऐसा नहीं है, बल्कि कई मामलों में शामिल आदतन अपराधी हैं। जांच में पुलिस पर हमले से जुड़े 20 और 22 जुलाई के 100 वीडियो फुटेज का विश्लेषण भी हुआ है। इनमें सीसीटीवी फुटेज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस भी शामिल हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर के तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी और वीडियोस की पहचान की है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक माफिया अतीक अहमद के घर मरियाडी का रहने वाला है। इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तार होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव और सोराव यादव विधायक थाने पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवाओं को छोड़ने के लिए दबाव बनाया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों है, जबकि पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों में से एक भी छात्र नहीं थे। 25 तारीख को थाना सिविल क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजा घर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था,
उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे उनके द्वारा थाना सिविल लाइंस में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जल्दी भेजा जा चुका है और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जाने की प्रयास किया। मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था। और अब खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर एक नोटिस ने हजारों परिवार की नींद उड़ा दी है। ये नोटिस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है, जिसमें 1000 से ज्यादा मकानों के मालिक को 7 दिन में जवाब देने और कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। नोटिस में कहा गया है कि ये मकान हाई टेंशन लाइन के नीचे और 60 फीट सड़क की जमीन पर किए गए हैं, इसलिए इन्हें अवैध अतिक्रमण माना गया है, जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। उधर यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो यहां सालों से रह रहे हैं। सरकार ने इस कॉलोनी में बिजली और पानी के कनेक्शन दिए हैं। नगर निगम और दूसरे विभागों ने बाकी सुविधाएं दी हैं। कई जगहों पर सोसाइटियों ने आवंटन पत्र भी दिए थे। ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री का भी दावा किया जा रहा है। रजिस्ट्री करवा रही, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है। तब गवर्नमेंट कहाँ थी, तब JDA कहाँ थी, उन्होंने मेरी रजिस्ट्री कर दी। हाई टेंशन के आगे क्यों रजिस्ट्री की थी, उसी टाइम मना कर देते भाई साहब आपका तो इसमें आएगा, इंक्रोचमेंट में आएगा। कौन सी सोसाइटी थी उस वक्त? ये इतनी जल्दी ऐसे तीव्र गति से कार्य होते हैं क्या? इसमें भ्रष्टाचार की व्यू आती है और कोई न कोई बड़े रसूखदार इसमें शामिल हैं। यहाँ पे सबकी हालत बहुत ख़राब है, नींदें नहीं आ रही है सबको। लोगों को अगर इतने ख़त्म हो जाएंगे कि रहना खाना तो दूर की बात है, वॉशरूम की जगह नहीं बचेगी। तो अब क्या है, हमने कोर्ट भी वकील किए हुए हैं, हम लड़ेंगे उनसे और इसके साथ साथ जो सरकार ने हमसे जो झूठे दावे किए हैं उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। अब ये कह रहे हैं 120 कर रहे हैं, आने वाले 2-4 सालों में ये तो कह देंगे हम तो 240 लेंगे, तो इसका मतलब क्या पूरी कॉलोनी बंद कर दोगे? पूरी जयपुर अजमेर हाईवे शुरू होते ही गजसिंहपुरा इलाका सबसे पहले पड़ता है और इस गजसिंहपुरा इलाके में आते ही ये कॉलोनी यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसको जनकपुरी विकास समिति द्वारा बसाया गया है। बताते हैं कि 1984 से इस कॉलोनी को बसाया, उसके बाद JDA ने इस पूरी जनकपुरी कॉलोनी को बसा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट उन लोगों के लिए खड़ा हो गया है जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने मकान बनाया है। सबसे पहले आप देखिए, ये हाई टेंशन लाइन ऊपर से होकर गुजर रही है। 1, 2, 3 सेगमेंट में ये पीछे जो पूरा पावर हाउस है, यहाँ से हाई टेंशन लाइन होकर गुजर रही है। अब यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर तमाम लगभग 1000 से ज़्यादा घर या जिस भी हाई टेंशन लाइन से यानी 120 मीटर के दायरे में राइट और लेफ्ट में जो भी मकान आ रहे हैं उनको नोटिस थमा दिया गया है कि 7 दिन के अंदर घर खाली करें, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा और इन घरों को तोड़ा जाएगा। जबकि JDA का कहना है कि PIL के आधार पर हाईकोर्ट ने इस बारे में अथॉरिटी को निर्देश दिया था। अथॉरिटी ने जब सर्वे कराए तो बाय लॉज के मुताबिक इस इलाके में अतिक्रमण पाए गए। बेसिकली जो आपका अजमेर रोड से वंदे मातरम सर्किल तक गजसिंहपुरा में करीब 1.5 किलोमीटर रोड का स्ट्रेच है, उसमें हाई टेंशन लाइन पहले से है और नियम अनुसार हाई टेंशन लाइन के नीचे एक सेफ्टी कॉरिडोर होता है, जिसमें मकान बनाना या कोई भी रिहायशी या कमर्शियल एक्टिविटी करना प्रोहिबिटेड होता है। तो ये सभी जो मकान है ये उस जो हाई टेंशन लाइन के नीचे प्रोहिबिटेड जोन है उसमें आ रहे हैं। परंतु ये बात सही है कि ये बसावट काफ़ी पुरानी है और मास्टर प्लान से भी पहले की है। तो इस संबंध में किसी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL रिट दायर की और उसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया JDA को कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। तो पहले इसमें जोन स्तर पर PT सर्वे कराया गया और जो मास्टर प्लान में रोड है, जो हाई टेंशन लाइन का सेफ्टी कॉरिडोर है, वो सारा मेजरमेंट्स किया गया और उसके बाद ये निकल के आया कि अगर एज़ पर नॉर्म्स एंड एज़ पर द करेंट मास्टर प्लान ये जो मकान दुकानें नीचे हैं वो सब सेफ्टी कॉरिडोर में आ रही हैं।
अब बिहार के नालंदा में प्रेमी ने प्रेमिका को सड़क पर बाइक से 100 मीटर तक घसीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने जब आरोपी को पकड़ा तो पिटाई के डर से वो प्रेमिका को पत्नी बताने लगा। दरअसल आरोपी युवक का युवती के साथ बीते 5 साल से अफेयर चल रहा था। जब युवती ने युवक पर शादी का प्रेशर बनाया तो उसने इनकार कर दिया और इसके बाद बाइक से जाने लगा। अब युवती ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन युवक ने बाइक नहीं रोकी। इस दौरान युवती बाइक के साथ घसीटती हुई चली गई। तकरीबन 100 मीटर तक जाने के बाद बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और युवक सड़क पर गिर गया। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है।